अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इमरान खान ने जो स्टांस उठाया है और वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी फेवर में अगर काम नहीं कर रहा तो वो जानिबदार है और वो एहतजाज भी करे अपने पार्टी के कारकुनों के साथ इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों के बाहर। और अब वो ये भी करना चाहते हैं कि एक प्रेशर डेवलप किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। क्या इलेक्शन कमीशन ये प्रेशर लेगा? क्या मज़ीद महाजा राय की तरफ सियासी सूरत हाल जाएगी? क्योंकि इससे तो मज़ीद इलेक्शंस डिले होंगे। तो इसमें ये जो मखलूत हुकूमत है इनकी पॉलिसी क्या होगी? और अगर इलेक्शन कमीशन ने एक कानूनी स्टैंड ले लिया और फॉरेन फंडिंग के केस को बहुत तवज्जो से चलाया तो इस पे पीटीआई के जो एतराज़ात हैं वो किस तरफ जाएंगे? आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान में हीट वेव की पेशगोई की गई है। बड़ा मसला होता है, स्पेशली कराची के अंदर हमने देखा है कि रुझान कई सालों से रहा है, लोगों की ज़िंदगी अफेक्ट करते हैं, अमवात भी हुई हैं, लेकिन अब ये कितना ख़तरनाक साबित होगा इसको भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के अंदर। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया बहरमन तंगी साहब ने, जो कि सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। हुमायूं अहमद साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सेनेटर तहरीक इंसाफ है। हुमायूं, आपसे बात शुरू करना चाहती हूँ, आप लोग क्यों ये मुतालबा करते हैं बार बार अदालत के अंदर कि जब तक बाकी केस बाकी पार्टियों के केस साथ साथ नहीं चलते, पीटीआई के हवाले से भी केस नहीं चलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, सिंपल सी बात ही हो जाती है, जब आपने किसी चीज को एसेस करना होता है, आपने जितने भी लोग वहां पे हैं उन सबको एसेस करना है, ठीक है। अगर आप किसी एक जमात की सारी चीजें एसेस कर रहे हैं, गुड और बैड व्हाटएवर, ठीक है, और आप बाकियों को नहीं एसेस कर रहे, तो वो एक बायसिज्म आ जाता है। बायसिज्म में चाहे आप डिसीजन सही भी ले रहे हो तो उससे ये होता है कि बाद में उसका एक इम्पैक्ट आता है, एक रिफ्लेक्शन होती है टुवर्ड्स कोई भी पार्टी होती है, वो कह सकती है यार ये हमारे साथ ज्यादा, ठीक है। अब ये याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है कि जिसने बजाय इसके कि 10, 15, 20 जो वडेरे हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो हैं उनसे मेजर फंडिंग लेने की बजाय हम चले गए थे अपने जितने भी वोटर्स हैं कि हर एक बंदा कोई $10, कोई $5, कोई $50, कोई $100 वो देता रहे। अब उसमें ऐसे भी लोग हैं, अब मैं लेकिन यही बात आप कोर्ट में प्रूव कर दें तो बात ही खत्म हो जाए। देखिए मेरी बात सुने, जितने कोर्ट में सारे कागजात हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि आई वॉज द सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर्स और मैं खान साहब के साथ कम से कम 6 या 7 इवेंट्स पे गया हूँ जहाँ पे फंड रेजिंग है, एंड विद इन 1 आवर वी यूज्ड टू रेज अबाउट $1 million एवरी सेटअप, ठीक है। उसमें ये होता था जो मैक्सिमम खान साहब का जो एक बैट जो बिकता था वो $125,000 का बिकता था। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, ये मेरे सामने। अच्छा, वहां पे बच्चे $5 देते थे, वहां पे हर एक बंदा देता था, और वो सारी चीजें जाती थी एक बैंक अकाउंट से अमेरिका में जिसको LLC अकाउंट कहते हैं, विच इज मेंट फॉर पॉलिटिकल फंड रेजिंग। बाकी मुल्कों से जो फंड रेजिंग होती थी वो हमारी लंदन में एक बैंक होता था, उधर जाती थी, उधर से ये सारी राउट होके हमारे पास पाकिस्तान आती थी। लेकिन तो ये बताइएगा कि कानून में ये है कि एक रजिस्टर्ड एजेंट होना चाहिए लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक। आपके मुतालिका ममालिक में एजेंट थे, रजिस्टर्ड एजेंट है। देखिए LLC जो होता था ना, ये हमारे होते थे डॉक्टर नसरुल्लाह, उन्होंने ये अकाउंट US में खोला हुआ था एंड ही यूज्ड टू मैनेज दैट थिंग, ठीक है। वो सारी चीजें तो बकायदा एजेंट होता है। ये जो उनका होता है क्या कहते हैं उसे, फारा लॉज के तहत हम लोगों का वहां पे ये LLC अकाउंट खुला था, ठीक है, और ये पॉलिटिकल फंड रेजिंग के लिए होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, इस पे मजीद भी बात करेंगे। तंगी साहब, आप मुझे बताएं, ये तो कह रहे हैं, हुमायूं साहब कह रहे हैं कि आप लोग तो जागीरदारों वडेरों से पैसा मिलता रहा आप लोगों को, तो आप लोग अपनी फंडिंग इस तरह करते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फंड रेजिंग का काम ये बात ये नहीं है कि चाहे वडेरा से हो या पॉलिटिकल वर्कर से हो, बल्कि फंड रेजिंग पार्टी के लिए जब आपका जो फंड रेजिंग हो वो कानूनी हो। और अगर मेरे भाई हुमायूं साहब कह रहे कि हम वर्करों से इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर मैं तो पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन या अदालत नहीं किया हूँ, बल्कि पीटीआई के फाउंडर मेंबर वो गए हैं जो कि 7-8 साल से वो केस लड़ रहे हैं।
और पीटीआई वाले इमरान और उसके जो टीम है वो जाते अदालत के ये जो कमेटी मीटिंग मिनट्स है इसको पब्लिक न करें, इसको आप डिले करें, उस पर आप स्टे ले लें। तो अगर आप हुमायूं साहब इतने ट्रांसपेरेंट है जिस अंदाज से अब बातों का गुलदस्ता बना के आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो आप जाए अदालत में और आप खुद आप जाए और उनको कहें कि भाई पहला 7-8 साल से हमारा केस चल रहे हैं, इसका फैसला करें और इसके बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला भी करें। तो ये अभी जो आप ये बातें यहाँ पर टॉक शो में करते हैं, भाई मैंने तो नहीं कहा कि इमरान चोर है, उसके फाउंडर मेंबर कह रहे कि वो चोर है, वहां से इजराइल से और इंडिया से उनको फंड रेजिंग हो चुकी है। लेकिन आप लोग ये तो कह सकते हैं ना कि इनका मामला 2014 से कोर्ट में, पहले इनको निपटा लें। हमारी पार्टी इसके हवाले से 2017 में कोर्ट में बात आई थी, फिर बाद में निपटा लें। मैं समझता हूं अगर इमरान ये कह रहे कि मैं ट्रांसपेरेंट हूं, मैं साफ हूं, तो इनको एक मिसाल देना चाहिए और वो जाके कभी मतलब मीटिंग मिनट्स को पब्लिक न करने पे स्टे लेते हैं, कभी केस पे स्टे लेते हैं। आप जाएं, पेश करें, और अगर आपको इजराइल और इंडिया से और ऐसी जगहों से आपको फंडिंग नहीं हुई है तो आप दुनिया को साबित करें कि मैं साफ हूं। इस पे मतलब स्टे लेने की क्या जरूरत है? और फिर मैंने और आपने और नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने नहीं किया है, ये इमरान के उस साथी ने केस किया है जो कि इमरान के साथ पीटीआई की बुनियाद रखी है। ठीक है, मेहतंगी साहब आप यहाँ पे रुकिएगा, मुझे एक और नुक्ता इसमें ऐड करने दें। हुमायूं अहमद साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मैं किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पे होगा। इसका मतलब है कि आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, इसलिए उनको कहना पड़ा। देखिए हम प्रेशराइज नहीं कर रहे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए अदालत का एक तरीका होता है, उनके दफ्तर के बाहर जाके खड़े हो जाना, प्रेशर दिया तो फिर एक मिनट लेट मी अलाउ मी कि मैं पहले बोल रहा हूँ। अदालत इस तरह होती है कि अगर एक खास किस्म का केस आया है, लेट्स से फॉरेन फंडिंग की हम बात करते हैं, ये याद रखिए फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा जो होता है ना, किसी बाहर मुल्क की गवर्नमेंट जो है ना, वो आपको फंडिंग दे रही हो, दैट इज कॉल्ड फॉरेन फंडिंग। ठीक है, एनीबडी एल्स गिविंग यू मनी फ्रॉम एनी अदर कंट्री विच इज योर मेंबर, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द फॉरेन फंडिंग, जिसको फॉरेन फंडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। जब हम कहते हैं, फर्ज करें हमारे चाहे अपने मेंबर ने किया या जिसने भी किया, ठीक है, अब उसके ऊपर हम लोग भी एक केस करते हैं यार कि आप हमारा देख रहे हैं, इन सब को चेक करो, क्योंकि इन सब का तो मामला ही गलत है। अब जब ये 3-4 केसेस चले जाते हैं तो उसूलन एक अदालत जो बायस नहीं होती वो इन सब केसेस को क्लब कर देती है। ठीक है, क्योंकि वो अनबायस्ड अदालत है, वो क्लब कर देती है और क्लब करके सबको एक साथ सुनती है। जब सबको एक साथ सुनती है तो सबको पता चल जाता है कि यार इसमें दूध का दूध, पानी का पानी कहाँ है, कौन बीच में बेईमान है, कौन बीच में सही है, कौन क्या है, कौन क्या है। लेकिन आप पे लेट मी रेज अ पॉइंट, लेकिन आप पे तो इल्जाम ये है ना, अकबर बाबर ने जो केस बनाया उसमें तो इल्जाम ये है कि आप पाकिस्तानियों के अलावा जो पाकिस्तानी नहीं भी थे, बाहर के मुल्क में रहते थे, उनसे भी पैसे लेते थे। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉरेन फंडिंग बाय डेफिनेशन इज द फंड्स व्हिच इज गिवन बाय अनदर गवर्नमेंट। दूसरी गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही हो, जैसे अमेरिका इनको अभी पैसे दे रही है, वो लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट अगर दोबारा आप पढ़ेंगे सर तो थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में बहुत 2000 दैट इज व्हाट इज ना। अच्छा सुन ले, जो असल फॉरेन फंडिंग है वो तो इन लोगों को अभी हुई है, असल तो फॉरेन फंडिंग यही हुई है। अभी मुझे बात बताइए, ये फॉरेन फंडिंग का एक और तरीका नहीं है कि आईएमएफ जो पैसे 6 बिलियन कर रहा था वो कहते नहीं 8 बिलियन ले लो और ये साथ इतने बिलियन और भी रख लो। असल तो फंडिंग ये हो रही है और इनको और भी हुई है। ये जो इन लोगों ने 25-25 करोड़ दिए लोगों को, ये कहां से दिए? फॉरेन फंडिंग तो इनको हो रही है। लेकिन ये जो मसूद चपरासी, आपने जो मिसाल दी है वो मुझे तो समझ में नहीं आया कि हाउ कैन यू रिलेट दिस आईएमएफ बेल आउट पैकेज और ये चीजें फॉरेन फंडिंग केस। आप रिलेटिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, हम तो कहते हैं कि आए उनका भी खोले हमारा भी खोले, पता चले कि फॉरेन फंडिंग कहां से आ रही है। देखिए आपके अकबर बाबर ने ये नहीं इल्जाम लगाया कि आप ममालिक से पैसा लेते रहे, उनका आप पे इल्जाम ही है कि आपने गैर पाकिस्तानियों से भी पैसे लिए हैं।
पाकिस्तानी जो आपके सपोर्टर थे उनसे तो लिए ही हैं, लेकिन जो रूल्स के मुताबिक यूर आंसरेबल, अगर आप ऐसे शख्स से पैसे लेंगे जो पाकिस्तानी नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं है या पार्टी का मेंबर नहीं है, तो आप आंसरेबल है, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, हमारे जो एक या दो जिन पे वो बात कर रहे हैं उन्होंने एक दो कंपनीज का कहा हुआ है। अब होता क्या है, हमारे ज्यादातर जो हमारे फंड रेजर्स हैं वो पाकिस्तान से एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो है ना वो हमारे फंड वो हैं, ये फंडिंग करते हैं, और उनका एवरेज ये है कि वो $100 पर ईयर का हमें फंडिंग देते हैं जो हमारे मेंबर हैं। जब मैं सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर्स बना था 2009 में, उस वक्त हमारे 1400 मेंबर थे जो हमें फंड देते थे $100 महीने के। जब मैं 2015 में छोड़कर गया था, हमारे कोई 30 से 35 हजार लोग थे जो हमें $100 सालाना देते थे उसमें। तो 35,000 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले, ये $3.5 मिलियन पर ईयर हमें मिलता था फॉरेन फंडिंग का। ठीक है, आप काइंडली यहाँ पर ठहरिएगा। अब कमिंग टू दैट थिंग, ठीक है। अब उसमें डॉक्टर हुमायूं ने एक चेक दिया है पीटीआई को, वो डॉक्टर हुमायूं ने अपनी कंपनी का दे दिया है, ठीक है। अब वो है डॉक्टर हुमायूं ही है। अब कंपनी का नाम XYZ है, कंपनी रजिस्टर्ड है अमेरिका में, तो वो कहते हैं ये फॉरेन फंडिंग है। ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये डॉक्टर these things in court? सॉरी, तो हम तो कहते हैं कि प्रूफ करें, हम तो कहते हैं कि करो, लेकिन एट द सेम टाइम हम कहते हैं, देखिए हम कहते हैं ये जरूर करो, एट द सेम टाइम हम कहते हैं कि हमारे साथ साथ इन सबको भी खोलो ताकि ठीक है, लेकिन उसके जवाब में जो अकबर बाबर के वकील है, सर प्लीज होल्ड ऑन हियर, वो ये कहते हैं कि इनकी बात से तो ये मतलब है कि कत्ल के सब मुकदमात इकट्ठे खुल जाए, और इस रवैये पे तो पीटीआई को जुर्माना होना चाहिए। ये जो आप कहते हैं कि इकट्ठे खुलें, विच इज़ मे बी ही थिंक्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम। आप कैसे बहुत ट्रिकी हो जाएंगे ऐसे। अच्छा तंगी साहब, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, वो तो कह रहे हैं कि जो IMF के साथ आप बेल आउट पैकेज भी करके आए, असल में फॉरेन फंडिंग वो है, तो इस तशरीह पे क्या रद्द अमल है आपका? यार देखिए, ये हुमायूं ने जो कुछ कहा, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए आपके साथ डॉक्टर हैं, लिखते हैं लोग, और बहुत इज्जत की निगाह से आपको लोग देखते हैं कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, तो इट मीन्स कि आप एक क्वालिफाइड पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। नो डाउट कि किसी ओहदे पे आप नहीं रहे हैं, नो डाउट कि आपकी पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है, लेकिन एक अवाम को क्या मैसेज दे रहे कि एक साथ फैसला सुनाएं, हाँ ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। भाई आपके फाउंडर मेंबर जो इमरान से सीनियर है पीटीआई में, वो कह रहे कि आप लोगों ने इजराइल और इंडिया से पैसे लिए हैं। वो कह रहे कि इसमें तकरीबन कम से कम 11 अकाउंट छुपा के रखे हैं। वो कह रहे कि अरबों रुपए का जो फंडिंग इलीगल है वो इमरान ने ली है, जो पाकिस्तान में उसने अपनी पार्टी पे खर्च किए हैं। इसका जवाब दे दो ऐसे बाबर साहब को। आप बाबर साहब के पीछे क्यों चुपते हैं? इमरान क्यों चुपते हैं 7 साल से? आप उनकी मुकदमात से क्यों चुपते हैं? आप इलेक्शन कमीशन को थ्रेट क्यों दे रहे हैं? आप फौज को गाली क्यों दे रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट क्यों दे रहे? आप पाकिस्तान को गुलाम क्यों कह रहे? यार खुदा का खौफ करें, आप कुछ सीख लें। उस दिन जब 3 अप्रैल को जब आपके नालायक ना समझ और आर्टिकल 6 के मुजरिम ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तरद किया, ये डॉक्टर हुमायूं ने एज ए सेनेटर गैलरी से उठ के वहां असेंबली के अंदर चला गया और लगा रहा था। यार ये देखिए, ये तरीका नहीं है कि आप जो कुछ कह रहे हो ठीक है। ये मुल्क और इदारे चलते आईन और कानून के नीचे है। अगर आईन और कानून को आप नहीं मानते हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, ठीक है तंगी साहब, यहाँ पे मुझे ब्रेक लेनी है, फिर आप ही से शुरू करूंगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। तंगी साहब, एक तो अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा, और ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब की एक स्टेटमेंट भी इसमें ऐड करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि 101 सियासी जमातों की स्क्रूटनी की थी, जिसमें से 17 के अकाउंट्स में तजाद था। तो
तो ये जो सारे सियासी मामला हैं, इससे तो इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ हो जाएगा, आप लोग दूर हो जाएंगे एक स्मूथ फ्रेश इलेक्शन से। देखिए मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसको अपने मैंडेट के अंदर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है, उसकी जजमेंट पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप जजेस पर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन के फैसले पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स पे करप्शन के चार्जेस नहीं लगा सकते हैं, आप उनको धमकियां नहीं दे सकते हैं। लेकिन सियासत देखिए, अगर पाकिस्तान है, इदारे हैं, तो हम सियासत करेंगे। लेकिन हम जब हुकूमत से पहले इमरान अपोजिशन में थे, तो हमने उस वक्त भी इसको नसीहत की थी, इस्कत पसली और सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, कि आप सिविल नाफरमानी की बातें न करें, आप हुंडी पे पैसे भेजने की बातें न करें, आप पाकिस्तान को पाकिस्तान समझे और अपोजिशन का रोल प्ले करें। अगर हो सकते है कि प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन अगर आपकी तरफ से इत्तेहादी जमातों की, जो आपकी मखलूत हुकूमत है, इसकी तरफ से अगर सजेशन आए कि हम चाहते हैं कि बाकी जो जमातें हैं, जो 17 जमातें हैं, उनके भी फंडिंग को चेक किया जाए पीटीआई की फंडिंग के साथ साथ, तो इसमें आपको क्या कबाहत है? आप ये प्रपोज तो कर सकते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बुनियादी वर्कर हूं। 1980 से मैं पीपल्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, और 38 साल के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे टिकट दिया और मैं सेनेटर बना हूं। अगर मैं टॉक शो पे आके ऐसी बातें कर रहा हूं कि मुझे जेब देते या मेरी पार्टी के लिए बेहतर हो, तो लोग हंसते हैं, वो हमें देखते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे पार्लियामेंटेरियन है। मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन समझते हैं, वो पीपल्स पार्टी का, वो मुस्लिम लीग नून का, वो जिस पार्टी का भी ऑडिट करना चाहते हैं, उनको हक है कि वो ऑडिट करवा दे। लेकिन पीटीआई जो 7 साल से आते हैं, छुपते हैं और ये स्टे लेने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ आवाम को कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। हुमायूं साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त अदम एतमाद पेश की जा रही थी, उस वक्त भी इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट थे, फिर जैसे जैसे वक्त करीब आता गया, वो कन्फ्यूजन और टेंशन का शिकार होते रहे, और उसका सबूत यह है कि उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकातें की जिनकी वो हाल भी नहीं पूछने जाते थे। तो उससे भी ये साबित हुआ कि उन्होंने वक्त पे तैयारी नहीं की, वक्त पे अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। 11th आवर पे कोशिश की, जो कि नाकाम हो गई। उस वक्त भी आप पे एतराज़ था कि आप सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे हैं, आपकी कोई तैयारी नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि कहीं से आपको कोई मदद आ जाए। इस इलेक्शन कमीशन के मामले में, फॉरेन फंडिंग केस के मामले में भी आपकी क्या तैयारी है? आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है सिवाय एहतजाज करने के, धरने देने के, जो कि आप हर मामले में पहले भी करते रहे, लेकिन फैक्ट ये कि कभी आपके काम नहीं आया, अभी भी आप टाइम गेन कर रहे हैं। हमें सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि देखिए कि जब आप कहते हैं ना कि आपकी तैयारी नहीं है, लोग कहते थे कि पीटीआई की तैयारी नहीं है, इस मुल्क में वो निजाम चला रहे, तैयारी नहीं है। आपको IMF ने बता दिया कि इस वक्त जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं हर लिहाज से वो सबसे ज्यादा 29% हो गई है हर चीज में, ओवरऑल है, सस्टेनेबिलिटी हो गई है, आपकी हर चीज बढ़ती जा रही है। आपको आपका जो IMF ने बता दिया कि 2021 में 5.6% था और आगे भी हो रहा है। बहुत सारी चीजें बिल्कुल ठीक सिमत में जा रही है और बेहतर होती जा रही है। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले 15-20 साल में एक्सपोर्ट हैज टच्ड टू द हाईएस्ट लेवल। आपका जो डेफिसिट है वो सबसे कम होता जा रहा है। कोई तैयारी होगी या कोई चीज होगी, डायरेक्शन सही होगा तो वो चीजें होगी ना। अब आपकी बात पे आ जाता है। देखिए बात ये हो जाती है कि हमारे ऊपर एक बंदे ने सच बोला है, झूठ बोला है, जैसे भी किया हम कहते हैं उसने गलत बयानी की है और गलत चीजों को उठा के कर रहा है, लेकिन अच्छा किया उसने एक पॉइंट उठाया है। हम कहते हैं कि उसी बेसिस पे हम लोगों ने कहा है आप बिल्कुल हमारे साथ ही ये करो और आप इन पार्टियों को भी, जो बड़ी पार्टियां हैं, इनके भी आप फंड्स उठाओ और इनको भी देखो कि क्या है, और हम सबको एक ही मयार पे परखो और उसके बाद बताओ कि कौन सही है कौन गलत है। अब अगर एक इदारा जो है वो एक ही पार्टी के पीछे लगना शुरू हो जाए और उसके बाकी डिसीजन भी, लेट्स सपोज कि हम एक केस आता है उसके ऊपर वो कहते हैं कि जी साल वो गुजर जाते हैं, उसके ऊपर अपना फैसला नहीं सुनाते, दूसरे केस से वो दूसरे दिन सुनाने की करते हैं। वो कहते नहीं इसको हर रोज करना शुरू कर दो। एक और उसी तरह का कोई और या कोई और केस होता है जो हमारे हक का होता है, उसको वो महीने सालों वो करते हैं। लेकिन देखिए मुझे असल जो अफसोस हो रहा है ना, मुझे असल अफसोस हो रहा है
ठीक है, ठीक है, ये बताइएगा मुझे हुमायूं, आखिरी सवाल है फिर मुझे वाइंड अप करना है। अभी वफाकी वजीर के तौर पे बिलावल भुट्टो ने हल्फ उठाया है, तो प्रोबेबली जी, तो वो आपको लगता है कि वो इमरान खान के नक्शे कदम पे चलेंगे जो फॉरेन पॉलिसी इमरान खान? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उन जियालों पर हो रहा है कि जो 19 और उनमें से ये तंगी साथी हैं, ये 1980 से हैं। इन्होंने 1988 में वो सारे पैम्फलेट देखे होंगे जो बेनजीर भुट्टो के नाम पे, नुसरत भुट्टो के नाम पे इन्हीं शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने फेंके थे उधर से। आज बिलावल भुट्टो उसी प्राइम मिनिस्टर के अंडर ओथ उठा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि वो बंदा जो कहता है दिस इज कॉल्ड मूविंग ऑन इन पॉलिटिक्स फॉर द कंट्री। सॉरी, वो कहते हैं कि मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाना चाहिए। दिस इज नॉट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, ये तो पॉलिटिक्स है आप अपनी जात के लिए कर रहे हो। ये वो पॉलिटिक्स है जिसमें आप देखो इन सब का एक तरीका, तो वही पॉलिटिक्स जब आपके खिलाफ हुई तो आपने कहा कि वो ठीक है, वही पॉलिटिक्स जब किसी और के साथ हो रही है तो आप कह रहे हैं कि वो मुल्क के खिलाफ है। खान साहब ने उनके नीचे, खान साहब ने उनके लिए कोई उनके सामने नीचे जाके उनका हलफ दे दिया। ये तो फिर इमरान खान ये बार बार क्यों कह रहे थे आप लोग मेरे बच्चे हैं, मैं आपको माफ कर देता हूँ, मैं आपका बाप हूँ, आपको माफी मिल जाएगी, वापस क्यों बुला रहे थे फिर? बिलावल भुट्टो जो कि चेयरमैन है पीपल पार्टी का, वो पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है, उनके अंडर जाके ओथ उठा। ठीक है, बहरमंद आप मुझे बताइएगा कि बिलावल भुट्टो अगर वजीर खारजा बनते हैं तो वो क्या इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी फॉलो करेंगे या उनके पास अपने कुछ प्लान्स हैं? अभी तक तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो वजीर खारजा होंगे। देखिए मेरी बात सुने, मेरे हुमायूं भाई ने जज्बात में आके 88 की बात की है, लेकिन इसको ये मालूम नहीं है कि मेरी लीडर शहीद बीबी जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वो एक कमेटी की चेयरपर्सन बनी भी थी, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ज़द अनाव और हटदर्मी की सियासत नहीं की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए सोचा है और आज इस मुल्क को जिसको शाह मोहम्मद कुरैशी और सेलेक्टेड ने पूरी दुनिया में तनहा छोड़ दिया, तो अभी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क बनाएंगे जो शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने किया था। ठीक है, इसके लिए देखते हैं कि वो क्या अपनी पॉलिसी बताएंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और पाकिस्तान में हीट वेव की पेशगोई के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। अब बात करेंगे हीट वेव के बारे में जिसका रुझान पाकिस्तान में तकरीबन 2015 से देखने में आया। रॉयटर्स के मुताबिक 2015 में 1300 अफराद हलाक हुए थे और 2015 में ईदी के जो सर्द खाने थे उसमें गुंजाइश नहीं रही थी डेड बॉडीज़ की और तकरीबन 650 डेड बॉडीज़ को बाहरी हैंडल किया गया और इस तरह से ये अफसोसनाक सूरत हाल हमने पहले भी देखी। और 2018 में 65 लोग थे जो इस हीट वेव की वजह से मारे गए और अब दोबारा ये पेशगोई की जा रही है कि ये वेव मौजूद है और इसमें टेम्परेचर्स में मज़ीद इजाफा हो सकता है। और मैं आपसे अलार्मिंग टेम्परेचर्स अगर शेयर करूं तो लारकाना, तुर्बत और सिब्बी में तो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी दर्जा हरारत गया है। और इस वेव की सबसे ख़ास बात यह है कि जो मामूल के दर्जा हरारत है उससे जो डिग्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो लोग जो कि जिनके पास AC नहीं है या लोड शेडिंग की वजह से इसमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से तफसील से बात करने के लिए मेरे साथ DG मेट मौजूद हैं महर साहबजाद। महर, आप मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है और इसके हवाले से क्या कुछ ऐसी पॉलिसी है जिस पे अभी तक काम किया गया है? देखें, ये फोरकास्ट तो हमने दे दी है, कल से इशू कर दिया है कि जी पाकिस्तान के जो हैं जनूबी इलाके और बलूचिस्तान के जो सिब्बी या सिब्बी और इसके आसपास के इलाके या पंजाब के जनूबी पंजाब में भी
जो है टेम्परेचर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो टेम्परेचर इस्लामाबाद में भी 40 के करीब पहुंच गया है, और मैदानी इलाकों में तो टेम्परेचर 43, 44 और नीचे चलते जाएंगे तो 46, 47 तक आज भी टेम्परेचर है। ये इफेक्ट जो है ये तकरीबन आप कह लें कि 2 तारीख तक रहेगा। उसके बाद भी शायद कुछ गर्द-आलूद हवाएं चलेंगी या लू चलेगी, या कहीं किसी जगह पे ज्यादा तेज आंधी के साथ बारिश का भी इम्कान है, यानी आप कह लें कि पेशावर या लाहौर, इस्लामाबाद। लेकिन बाहर ये बताइएगा कि कौन से इलाके हैं जो खुदा न खासा ज़्यादा इफेक्ट होने के जिनके इम्कान हैं? कराची खबरों में तो रहा है, लेकिन अब कौन से ऐसे इलाके हैं जो ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं? इस वक्त जो है वो सिंध के जो है सेंट्रल सिंध, आप कह लें कि नवाबशाह, लाड़काना, जैकबाबाद, ये इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 45 से तकरीबन ज्यादा जा रहा है। और सिब्बी भी जो है बलूचिस्तान का सिब्बी डिवीजन, ये भी काफी गर्म है इस वक्त। ओवरऑल देखा जाए तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा ही चल रहे हैं, इसीलिए हमने हीट वेव की जो है वो खास तौर पे वार्निंग इशू कर दी है। और देखें, गंदम की कटाई का मौसम भी है, उसमें थोड़ा सा लोग जो है वो चूंकि कटाई के लिए बाहर निकले होते हैं, तो इसमें फिर रमजान का महीना भी है, लोगों ने रोजा रखा होता है, तो डिहाइड्रेशन काफी चांसेस होते हैं कि लोगों के जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। तो चूंकि रोजे के साथ पानी नहीं पिया जा सकता, तो ये चीजें इफेक्ट तो कर रही हैं आम आदमी को भी, जो इस वक्त इस गर्मी की लपेट की जद में है। तो ये चीजें तो चलेंगी, लेकिन ये है कि ये 2 तक है, उसके बाद थोड़ा सा मौसम तब्दील होने के चांसेस हैं। बहुत शुक्रिया अमहर साहबजादा, मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।